वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं चौरियापाथम। तो कहानी की शुरुआत में हमको एक फिल्म का सेट दिखाया जाता है जहां पर वेद नाम का एक फिल्म मेकर है, वो राइटर भी है। हालांकि आज तक उसने ना तो कोई खुद की मूवी बनाई और ना ही कभी अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया, इसीलिए वो अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट एक प्रोड्यूसर को सुना रहा होता है। प्रोड्यूसर वेद की कहानी सुनकर कहता है कि देखो, इस मूवी में तुम्हें कुछ एक्शंस और कमर्शियल एलिमेंट्स डालने होंगे, जैसे कि एक आइटम सॉन्ग और हीरो की ग्रैंड एंट्री। प्लस जब तक हीरो 10 से 15 गुंडों को हवा में ना उड़ाकर मारे तब तक पब्लिक को मजा नहीं आएगा। तो एक काम करो, ये सारी चीजें अपनी स्क्रिप्ट में ऐड करो। वो करते ही मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट पर मूवी बनाना शुरू कर दूंगा। इसके जवाब में वेद वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। इस दौरान दोस्तों वेद का दोस्त लक्ष्मण उससे पूछता है कि भाई मीटिंग कैसे रही, क्या हो गया। तो वेद बताता है कि यार बहुत ही बेकार थी, वो मेरी स्क्रिप्ट को चेंज करना चाह रहा था जो कि मुझे मंजूर नहीं। यहाँ हमें एक और चीज पता चलती है कि वेद और लक्ष्मण यहाँ पर अलग अलग सेट में साउंड, कैमरा और बाकी ऐसी चीजों का काम करते रहते हैं। अब जिस सेट में वेद काम कर रहा है वहाँ डायरेक्टर को चाहिए कि कोई सही समय पे ब्लास्ट करे, मतलब उसको एक ऐसा सीन शूट करना है जिसमें रियल का ब्लास्ट ना हो। तो वेद इस काम के लिए बबलू नाम के एक आदमी को लेकर आ जाता है जिसका यही काम होता है। वो बिल्डिंग्स और बाकी ऐसी चीजों को ब्लास्ट करता है। बबलू कहते हैं मुझे जैसे सिग्नल मिलेगा मैं ब्लास्ट कर दूंगा। अब शूटिंग होती है शुरू। बबलू को कई बार ब्लास्ट का सिग्नल दिया जाता है, लेकिन वो ब्लास्ट को किसी पटाखे की इंटेंसिटी से कर रहा था, मतलब ब्लास्ट वाला फील नहीं आ रहा था। तो डायरेक्टर एकदम से वेद पर गर्म हो जाते हैं कि कैसे आदमी को पकड़ कर लेकर आ गए तुम। तो वेद गुस्से में बबलू से जाकर कह देता है कि भाई करा देना बेइज्जती मेरी, कभी ढंग का ब्लास्ट तो किया कर। ये सुनने के बाद बबलू को भी गुस्सा आ जाता है और वो वेद से कहता है कि ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो इस बार सिग्नल मिलते ही बबलू ऐसा जोर का ब्लास्ट करता है ना कि पूरा सेट ही तबाह हो जाता है। और इस पॉइंट पर तो वेद को वहां से सीधे भागना पड़ता है। जाहिर है इस घटना के बाद वो डायरेक्टर कभी वेद को काम नहीं देगा। तो वेद अपने स्क्रिप्ट को प्रोड्यूसर के मुताबिक बदलने का फैसला करता है, लेकिन वेद अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर भी एक मूवी बनाना चाहता है। और ये बातें सुनते ही उसका दोस्त लक्ष्मण उससे कहता है कि देख भाई, अपनी फिल्म बनाने के लिए तुझे बैंक लूटना होगा, ऐसे नहीं बनेगी फिल्म। खैर, इस बात को नजरअंदाज करके वेद अपनी स्क्रिप्ट में बदलाव करके उस प्रोड्यूसर के पास लेकर जाता है, मगर वो प्रोड्यूसर तो वेद की स्क्रिप्ट को हाथ में लेते फेंक देता है। साथ ही कहता है कि जो आदमी एक सेट नहीं संभाल पाया वो फिल्म क्या बनाएगा। बाकी तुम्हें अब कोई काम नहीं देगा क्योंकि तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब अगर तुम्हें फिल्म बनानी है तो तुमको बैंक लूटना होगा, तभी तुम अपनी फिल्म बना पाओगे। तो जाओ, सपने देखना छोड़कर कोई दूसरा काम करो। निराश होकर वेद घर आ जाता है और इस दौरान उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। काफी तैयारी करने के बाद वेद अपने दोस्त लक्ष्मण से कहता है मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया है, बस इसके लिए मुझे तेरी मदद चाहिए। लक्ष्मण कहता है तू पागल हो गया है क्या, पहले फिल्म बनाने का भूत सवार था और अब तू डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। तो इस पर वेद कहता है कि देख भाई, मुझे एक बात बता, तू बस यही काम करना चाहता है जिसमें तुम्हारा नाम किसी फिल्म के क्रेडिट्स में 1 सेकंड से भी कम आए, या फिर ऐसा काम करना चाहता है या ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है जिसमें तुम्हारा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाए और काफी टाइम तक चलेगा। सोचो अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे परिवार को कितना गर्व महसूस होगा। ये चीजें सुनते ही लक्ष्मण वेद की बातों में आ जाता है और इस डॉक्यूमेंट्री के लिए हाँ कर देता है। तो कैमरा से रिलेटेड सारे काम अब लक्ष्मण संभालेगा। बाकी इसके लिए इनको 2 आदमी और चाहिए होते हैं। तो अब जाकर वेद लक्ष्मण को मिलवाता है बबलू से, जिसको देखकर लक्ष्मण एकदम से शॉक, क्योंकि उसी की वजह से वेद की नौकरी गई थी और फिर वेद उसको लेकर आ गया। इसके साथ यहाँ पर एक और आदमी भी होता है, जैक, जो कि नशे में धुत रहता है, पर उसका काम सेट वगैरह की चीजें संभालना है, मतलब सारे आउटडोर टास्क। और बबलू को जिम्मेदारी दी गई होती है साउंड की, जो देखकर अभी भी लक्ष्मण थोड़े शॉक में होता है। तो अब ये लोग जाते हैं गांव की तरफ अपनी डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के लिए। तो बीच में ये लोग एक ढाबे में खाना खाने के लिए रुक जाते हैं, जहां पर लक्ष्मण बबलू से सवाल करता है कि तुम्हें साउंड के बारे में कुछ पता भी है। बबलू से कहता है मैं जिस चीज में माहिर हूँ मुझे उसी के लिए बुलाया गया है, मतलब ब्लास्ट करने के लिए। तो मेरा काम यही है और हम कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने नहीं जाने वाले, बल्कि चोरी करने जाने वाले हैं बैंक में, यानी कि रॉबरी। ये चीज जैक भी लक्ष्मण से कहता है कि हाँ, हम बैंक लूटने जा रहे हैं। ये सुनते ही घबराया हुआ लक्ष्मण इस बारे में वेद से पूछता है कि ये क्या है भाई। इसके साथ ही दोस्तों हम कहानी में थोड़ा पीछे जाते हैं। जब वेद के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, तो तब एक दिन उसने शीशे में अपने ही मन से बात की, जिस दौरान उसे इस बैंक रॉबरी का आइडिया आया। और वैसे भी एक बार लक्ष्मण ने तो एक बार प्रोड्यूसर ने बोल दिया था कि बैंक लूटने से काम होगा। तो इसे भगवान का इशारा समझकर वेद ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। सबसे पहले उसने कई सारे हाइस्ट मूवी और सीरीज को देखा, जैसे ओशन 11, मनी हाइस्ट वगैरह। फिर उसने रिसर्च की तो उसे धानपाली नाम के एक गांव के बारे में पता चला, जो कि बहुत ही रिच विलेज है। यहाँ के लोग गन्ने की खेती करते हैं और उससे गुड़ बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं। इस गांव में कोई अपराध नहीं होता। साथ ही यहाँ पर एक बैंक है जिसे वेद लूटना चाहता है और इन्हीं पैसों से वो खुद की फिल्म बनाने का सपना पूरा करना चाहता है। तो इस चीज की प्लानिंग करते हुए वेद ने एक वैन को खरीदा, जो जाहिर है सेकंड हैंड होगी। और फिर उसने बबलू को इसीलिए अपनी टीम में लिया क्योंकि सेट उड़ाने वाली घटना के बाद बबलू का लाइसेंस कैंसिल हो गया था, जिसके कारण वो अपने परिवार से नहीं मिल पाया।
असल में हुआ यह था कि बबलू ने एक और गलती की थी। उसने अपनी बेटी के जन्मदिन पर गलती से बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। तो उससे क्या था, बबलू का घर उड़ गया। उसकी बीवी मायके जाकर रहने लगी, जिसने बबलू से कहा कि जब तक तुम उस घर को ठीक नहीं करवाते मुझसे मिलने के लिए मत आना। बस इसीलिए बबलू को पैसे चाहिए। तो वेद ने उसको अपना प्लान बताकर खुद की टीम में ज्वाइन करवा लिया। बाकी जैक तो बस शराब के नशे में धुत रहता है। उसे शराब का लालच देकर अपनी ओर कर लिया वेद ने। अब ये सारा प्लान सुनने के बाद लक्ष्मण तो बिल्कुल डर जाता है। तो वेद उससे कहता है कि तुम्ही ने मुझे ये आइडिया पहली बार दिया था, और चिंता ना करो, हम आराम से इस रॉबरी को अंजाम देकर निकल जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बेचारा लक्ष्मण यहाँ वेद की दोस्ती की वजह से हाँ बोल देता है। और फिर ये सभी पहुंच जाते हैं धानपाली गांव में, जहां पहुंचने के बाद ये सभी सरपंच से इस गांव में डॉक्यूमेंट्री बनाने की परमिशन लेते हैं। इस गांव की सरपंच होती है वसुधा, जिसे सभी गांव वाले पसंद करते हैं। इसके साथ ही वसुधा का सौतेला भाई भी वहीं पर होता है, जिसे सभी जमींदार के नाम से जानते हैं। और जमींदार का सपना वसुधा की जगह सरपंच बनने का है, लेकिन गाँव वालों ने वसुधा को अपना सरपंच चुना, जो की जमींदार के पिता की नाजायज औलाद है। तो यहाँ वसुधा वेद को गाँव में रहकर डॉक्यूमेंट्री बनाने की इजाजत दे देती है, क्योंकि इससे गाँव का नाम और रोशन होगा। तो वेद यहाँ पर एक नए स्कूल में 1 महीने के लिए ठहरने की मांग करता है, क्योंकि वो जगह इनके लिए काम करने के लिए सही रहेगी और ज्यादा शोर भी नहीं रहेगा। तो वसुधा इसके लिए हाँ कर देती है और अपने एक आदमी जॉन को इनके साथ स्कूल भेज देती है। लेकिन जमींदार को वेद और उसके दोस्तों पे शक हो रहा होता है, इसीलिए वो भी अपने आदमी से इन सभी के बारे में पता करने के लिए बोल देता है। मगर वेद ने गाँव में सभी को अपने नकली नाम बताए होते हैं, जैसे खुद का नाम मंजूनाथ और बाकी सभी का भी इस तरह कुछ अलग अलग नाम। लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो दोस्तों, इसीलिए हम सभी को इनके असली नाम से बुलाएंगे। तो जॉन इन सभी को स्कूल में लेकर जाता है, जहां पहुंचते ही वेद क्लास 3rd बी को अपने काम की जगह के रूप में चुनता है। साथ ही वेद प्री प्रोडक्शन के नाम पर इस जगह की खिड़कियों को पूरी तरह से क्लोज करवा देता है। और जो जॉन था ना, वो छोड़कर चला जाता है इनको। जिसके जाने के बाद वेद अब अपने प्लान के बारे में सभी को बताता है। वो कहता है कि हम जहाँ खड़े हैं उस जगह से धानपल्ली बैंक के बीच में 3 घर पड़ते हैं। हम रोज इस जगह से ब्लास्ट के जरिए थोड़ी थोड़ी खुदाई करेंगे। बैंक से यहाँ तक की दूरी 300 मीटर है, मतलब 30 दिन के हिसाब से हमें रोज 10 मीटर की खुदाई करनी होगी, ताकि हम बैंक के लॉकर में इस सुरंग के जरिए पहुंच जाएं। हमें बहुत संभल कर काम करना होगा। ब्लास्ट करने का काम होगा बबलू का, जो कि ठीक उसी समय ब्लास्ट करेगा जब रात में 9 बजते ही एक आदमी गाँव के एक घंटा घर से बैल को बजाएगा। उस आवाज में ब्लास्ट की आवाज दब जाएगी और फिर उस जगह से मिट्टी खोद कर निकालने का काम जैक करेगा। फिर इस मिट्टी को ले जाकर पानी में फेंकने का काम लक्ष्मण करेगा। साथ ही हम सबको अब वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि सुरंग के अंदर नेटवर्क नहीं रहेगा और हम कोर्ट्स में बात करेंगे। तो फिर उसकी लिस्ट वेद उन सभी को दे देता है। पहली रात घंटे के पास से लक्ष्मण वेद को अपडेट देता रहता है, और जैसे वो घंटा बजता लक्ष्मण के 3, 2, 1 बोलते ही बबलू पहला ब्लास्ट कर देता। बाकी सारी चीजें वैसी होती है जैसे उन्होंने डिसाइड की थी। पहले दिन इनके काम की शुरुआत बढ़िया हो जाती है। इसके साथ ही ये लोग डॉक्यूमेंट्री भी बनाते रहते हैं, ताकि गांव वालों को इन पर बिल्कुल भी शक न हो। अगली सुबह वेद सभी से कहता है, हम डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत धानपल्ली ग्रामीण बैंक से करेंगे। और फिर ये लोग जाकर बैंक के मैनेजर का इंटरव्यू लेते हैं, जहाँ पे वेद की मुलाकात अंजलि से होती है, जो किसी बैंक में काम करती है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि असल में अंजलि इस बैंक में एक अकाउंटेंट है। अंजलि के बारे में गांव वाले अक्सर उल्टी सीधी बातें किया करते हैं, क्योंकि अंजलि को एक लड़के से प्यार हो गया था, जिसके साथ वो भागकर शादी करने वाली थी। मगर वो आदमी चोर निकला, और जो गहने अंजलि घर से लेकर आई थी उसे लेने के बाद वो अंजलि को छोड़कर रफू चक्कर हो गया। तब से गांव वाले अंजलि के बारे में काफी कुछ बोलते रहते हैं। तो इस पर एक दिन वेद कहता है, कोई बात नहीं, उसने तुम्हें चीट किया तो उसके लिए तुम क्यों शर्मिंदा होती हो? चोर वो था, उसे शर्मिंदा होना चाहिए। तो ये बातें अंजलि को भी काफी अच्छी लग जाती है। इसके बाद वेद और उसके साथी रोज इस तरह ब्लास्ट करके सुरंग को खोदते जाते हैं, और उनका ये रोज का काम होता है बिल्कुल। साथ में ये सभी डॉक्यूमेंट्री के लिए अंजलि से भी बातें करते हैं, जो कि वेद को बताती है कि इस गांव में कई देशों से महीने के अंत तक काफी पैसे आते हैं। यहाँ पे गुड़ सोने की तरह है। तो इस दौरान एक महिला लक्ष्मण को रोककर उसके कैमरे में अपने बेटे की फोटो दिखाते हुए कहती है कि मेरा बेटा पिछले 3 दिनों से नहीं मिल रहा। तो इस पर गांव का एक आदमी बोलता है कि अरे इस गांव से वो अपने बाप की तरह तंग आ चुका होगा, इसलिए चला गया होगा, मन होगा तो जल्दी वापस आ भी जाएगा। यहाँ ये बात सभी को काफी अजीब भी लगती है। अब दोस्तों एक रात की बात है, ऐसे ही रोज की तरह जब लक्ष्मण बेल टावर यानी कि घंटा घर के पास खड़ा होकर वेद को ब्लास्ट करने का इशारा दे रहा होता है ना, तो ब्लास्ट वगैरह अच्छे से होने के बाद वहाँ लक्ष्मण को इंस्पेक्टर शिवाय रोक लेता है। शिवाय लक्ष्मण से पूछता है कि इतनी रात को बैल बजाने के बाद भी तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? तो लक्ष्मण बताता है कि ऐसे ही हवा खाने निकला था सर। तो ये बात सुनकर शिवाय लक्ष्मण को स्कूल तक खुद छोड़ने जाता है, जिस दौरान जाते हुए लक्ष्मण अपने वॉकी टॉकी ऑन करके शिवाय से पूछता है कि सर आपको कौन पसंद है, रश्मिका या समांता? अब ये चीज सुनकर वेद और बाकी सभी सतर्क हो जाते हैं कि पक्का कुछ गड़बड़ है, क्योंकि रश्मिका और समांता किसी भी डेंजर के लिए कोड वर्ड सेट करके रखे हुए थे इन्होंने। बस तो
इसी इशारे को समझते हुए वेद जल्दी से सब कुछ ठीक कर देता है और बाहर आ जाता है। तब तक शिवाय भी लक्ष्मण के साथ जब स्कूल में पहुंचता है तो उसे थोड़ा शक तो होता है, मगर कुछ भी गड़बड़ नहीं लगती। तो शिवाय जाने से पहले वेद और उसके साथियों को वार्निंग देते हुए कहता है कि कभी भी रात में इस तरह गाँव में घूमना मत, क्योंकि आजकल कुछ लोग अचानक से गायब हो रहे हैं। खैर दोस्तों, अगले दिन की बात है। वेद अंजलि से मिलता है और उसको थोड़ा अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है ताकि उसे बैंक के बारे में और इन्फो मिल जाए। मगर इस तरह रोज मिलने और बातें करने से इन दोनों को हो जाता है एक दूसरे से प्यार। अंजलि ने वेद को फेसबुक पे ढूंढा और वहाँ उसको पता चला कि उसका नाम मंजूनाथ नहीं बल्कि वेद है। तो वेद अंजलि से बताता है कि मंजूनाथ मेरा स्क्रीन नेम है और वेद रियल नेम। अब इसके बाद रोज की तरह जब वेद और बाकी सभी सुरंग बनाने के लिए ब्लास्ट करने चाहते हैं तो बबलू को एक आइडिया आता है और वो एक ही जगह 2 बॉम्ब्स रख देता है ताकि जल्दी से ये लोग बैंक के लॉकर तक पहुंच जाएं और फिर पैसे लेकर रफू चक्कर। तो बस जैसे गांव की बैल को 9 बजते ही बजाया जाता है, वैसे लक्ष्मण के कहने पर वेद इशारा करता है और बबलू तुरंत ब्लास्ट। ये 2 बॉम्ब वाली बात बबलू ने किसी से नहीं बताई थी। साथ ही धमाके की इंटेंसिटी इस बार कुछ ज्यादा ही होती है, तो इस वजह से धमाके के कारण उस जगह की जमीन हिल जाती है और गांव की वो बैल यानी कि घंटा घर टूटकर मिट्टी में मिल जाता है, जिस कारण सभी की नजर इस पर चली जाती है। अब वसुधा से एक आदमी कहता है कि मैंने जब घंटे को बजाया ठीक उसी वक्त मुझे एक जोर की आवाज सुनाई दी और ये हो क्या बताओ। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि पाइपलाइन को घंटे घर के पास से मत गुजारिए, उसी के कारण हुआ है ये। मगर वसुधा इसको बस इत्तेफाक मानती है और जल्दी जल्दी उस जगह नया घंटा घर बनाने का वादा करती है गाँव वालों से, जो कि इतनी जल्दी तो बनेगा नहीं वैसे। तो इस कारण वेद का दिमाग एकदम से खराब हो जाता है कि अब क्या करें, क्योंकि अब रोज रात को बैल नहीं बजेगी तो ये लोग धमाका कैसे करेंगे तो पता चल जाएगा। मतलब सारा का सारा प्लान चौपट। वेद बबलू को खूब उल्टा सीधा सुनाता है कि क्यों हीरो बनता रहता अपने आप को, लेकिन तभी उस रंग से आगे की खुदाई करके जैक निकलता है जो कि काफी खुश भी होता है और वेद को बताता है कि भाई लोगों, इस बार के धमाके की वजह से हम वक्त से पहले बैंक तक पहुंच चुके हैं। अब ये इतने जल्दी बैंक तक कैसे पहुंच गए, इसकी कैलकुलेशन वेद को समझ नहीं आती। ये सभी सुरंग से होते हुए एक जगह पर निकल जाते हैं, जहां पहुंचते ही सभी होते हैं एकदम से शॉक। लक्ष्मण तो चीख ही पड़ता है क्योंकि वहां पे कई सारी लाशें या बोले उनके कंकाल पड़े होते हैं। अब ये लोग बैंक पहुंचने के चक्कर में कहां पहुंच गए पता नहीं, ये इनको भी नहीं पता। वेद जल्दी से सुरंग के मैप को देखता है और जब वो हिसाब लगाता है ना, तो वेद को पता चलता है कि ये लोग सरपंच वसुधा देवी के घर के बेसमेंट में है। ओह माय गॉड, अब इस घर में वसुधा ने ये बेसमेंट बना के रखा हुआ था। ये बातें वेद लोगों को पता नहीं थी दोस्तों, इसलिए ये लोग यहाँ पहुंच गए गलती से। तो तभी इन सभी को एक आदमी के खांसने की आवाज आती है, जिसे यहाँ पर किडनैप करके रखा होता है। दोस्तों, ये वही आदमी है जिसकी मां ने लक्ष्मण को उसकी फोटो दिखाते हुए बताया था कि मेरा बेटा न जाने कहां गायब हो गया, लेकिन गांव वालों को मानना है कि वो गांव छोड़कर चला गया, ऐसा उस समय कहा था लोगों ने। तो वो आदमी वेद के पूछने पर बताता है कि मुझे यहाँ वसुधा के लोग लेकर आए, क्योंकि मैं उसका राज जान चुका था। इस जगह जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। वसुधा आज तक कई ऐसे लोगों को गांव से गायब करवा कर मार चुकी है। आगे वो बताता है कि वसुधा और जमींदार सौतेले भाई बहन थे। वसुधा जमींदार के पिता की नाजायज बेटी थी, तो उन्होंने अपनी सारी जमीन और जायदाद जमींदार को दे दी और वसुधा के नाम उन्होंने एक बंजर और पथरीली जमीन को किया। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वसुधा की उस जमीन से क्वार्ट्स निकलने लगा और इस क्वार्ट्स को वसुधा गुड़ के नाम पर बाहर के देशों में स्मगल करती है। दोस्तों, आपको बता दूं, ये क्वार्ट्स एक तरह का मिनरल होता है। वो आगे बताता है कि जब इस बारे में किसी को पता चलता है तो उसे वसुधा गांव से गायब करवा कर मार देती है। मतलब उसकी लाश तक नहीं मिलती। यहाँ तक कि वसुधा ने अपने पिता को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उनको सच्चाई पता चल चुकी थी। दोस्तों, अब जब ये सारी बातें चल ही रही होती है, तभी वहाँ पर वसुधा जॉन के साथ आ जाती है, जिनकी आहट सुनते ही वेद और उसके दोस्त वहीं छिप जाते हैं। वसुधा ने जिसे कैद किया होता है ना, उसे वो ये कहकर मार देती है कि जिस तरह मैंने तेरे बाप को और बाकी सभी को गायब किया, उसी तरह तू भी गायब हो जाएगा। वसुधा के हाथों उस आदमी का खून होते वेद और उसके सभी दोस्त देखते हैं। वसुधा के जाने के बाद फिर ये सभी सुरंग के रास्ते वापस स्कूल में आ जाते हैं और सब कुछ पैक करके वापस जाने का फैसला करते हैं। जब ये सभी गांव से निकल रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है, जो कि इनसे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो तुम सभी। वेद कहता है वो हम 2 दिनों के लिए अपने घर जा रहे हैं, कुछ काम पड़ गया है। लेकिन वसुधा ने इन चारों को लंच पर बुलाया होता है, तो ना चाहते हुए भी वेद और उसके दोस्तों को जाना पड़ जाता है। सभी डरे हुए तो होते हैं, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे। इन्हें वसुधा के सामने जाना ही पड़ जाता है। तो वेद और उसके दोस्तों को लग रहा होता है कि कहीं वसुधा को पता तो नहीं चल गया कि हम सभी उसके बेसमेंट के राज को जानते हैं। वसुधा पहले चारों को ही डिनर ऑफर करती है। फिर इस दौरान वो वेद को मंजूनाथ कहने के बजाय वेद ही कहकर बुलाती है, जो सुनकर वो एकदम हैरान। वसुधा को इन सब के नाम और एड्रेस वगैरह के बारे में सब पता होता है। तो वेद वसुधा से कहता है, मैम, हमने ये जो भी नाम आपको बताए वो हमारे स्क्रीन नेम्स हैं। इससे ही हम अपनी नई शुरुआत करना चाहते थे, इसीलिए हमने आपको रियल नेम्स नहीं बताए। वसुधा कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में इसीलिए पता किया ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम जो डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए हो उसे शूट करो
और चुपचाप जाओ। लेकिन एक चीज का खास ध्यान रखना कि तुम्हें गुड़ की फैक्ट्री से दूर रहना है, क्योंकि हमारे गुड़ को सीक्रेट तरीके से तैयार किया जाता है, जो कि हम नहीं चाहते कि किसी को पता चले। इससे हमारा बिजनेस को थोड़ा दिक्कत होगी। तो देखो, गुड़ की फैक्ट्री और उसकी प्रोसेस वगैरह के बारे में तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री में कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ वसुधा ने साफ तौर पर इनको धमकी दे दी होती है। अब वसुधा को इनका घर और बाकी सब कुछ तो पता है ही, तो ये लोग कहीं भाग भी नहीं पाएंगे। तो वसुधा इनको ढूंढ ढूंढ कर मार देगी। तो वेद डिसाइड करता है कि हमने जिस सुरंग को बनाया उसे हमें वापस से बंद करना होगा और डॉक्यूमेंट्री बनाने का ड्रामा जारी रखना होगा, ताकि किसी को शक ना हो। और 30 दिन पूरा होने के बाद हम चले जाएंगे चुपचाप। मतलब वेद अब इस चोरी को अंजाम देना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसी में अक्लमंदी है। क्योंकि अगर इन्होंने पुलिस को भी वसुधा के बारे में बताने की कोशिश की तो इनको ये भी बताना पड़ेगा कि ये लोग बैंक लूटने के लिए आए थे। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, एकदम से हार मान जाते हैं। अब ये लोग जब यूं ही बेमन पंचायत में होते हैं ना, उस दौरान वहाँ पर गांव वाले वसुधा से नए घंटा घर को बनवाने की बात करते हैं। तो वसुधा का कहना होता है वो उस बैल को पंचायत के पास बनवाएगी, लेकिन जमींदार और गांव वालों का ये कहना होता है कि घंटा घर उसी जगह पे बनना चाहिए जहाँ पे वो था। तो इस दौरान एक गांव वाला कहता है कि मैम, आप घंटा घर हटवाने की जगह उस वाटर पाइपलाइन को हटवाइए जो वाटर टैंक से आपके घर के पास होते हुए जाती है। ये सभी उसी वाटर पाइपलाइन की वजह से हुआ है। तो गांव वालों के कहने पर वसुधा मान जाती है, लेकिन ये पाइपलाइन वाली बात से वेद को एक रास्ता सूझता है। वो उस गांव वाले से पाइपलाइन के बारे में पूछता है, तो वो बताता है वाटर टैंक से पाइपलाइन सरपंच के घर और बैंक में होते हुए गांव के बाहर निकल जाती है, ताकि खेतों में भी पानी पहुंच सके। बस दोस्तों, वेद को अपना रास्ता मिल जाता है इस पाइपलाइन के जरिए बैंक में घुसने का। वो अपने सभी साथियों को इस प्लान के बारे में बताता है कि हमें अब सुरंग को बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम वाटर पाइप के जरिए बैंक के लॉकर रूम में दाखिल होंगे। और इससे होगा ये कि इस पाइपलाइन की मदद से जो काम हम 10 दिन में करने वाले थे वो 4 दिन में हो जाएगा। इसी बीच एक दिन शिवाय जैक को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि उसको नदी के पास कुछ मिट्टी और उसमें कुछ एक्सप्लोजिव्स मिले थे। शिवाय को शक हो जाता है कि ये लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, मगर फिर जमींदार वहां से जैक को छुड़वाने आ जाता है और शिवाय से कहता है कि तुम्हें जब कुछ ठोस पता चले तभी अरेस्ट करना। इन्होंने कहीं थोड़ी बहुत खुदाई की भी होगी, तो उसकी इजाजत मैंने दे दी है इनको। जाहिर है ये लोग जो भी कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्री से ही रिलेटेड होगा। अब जमींदार ने वेद का साथ यहाँ क्यों दिया दोस्तों, ये वेद भी सोच रहा होता है। तो जमींदार उसे 1 लाख रुपए देकर कहता है कि देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग डॉक्यूमेंट्री से वसुधा के पार्ट को हमेशा हमेशा के लिए हटवा दो और उसकी जगह तुम मेरी अच्छाइयाँ उसमें दिखाओ, ताकि लोग अगली बार मुझे चुने और मैं सरपंच बन जाऊँ। तो वेद चुपचाप उससे 1 लाख को लेकर निकल जाता है और अपने दोस्तों से कहता है, अब तो किस्मत भी हमारे साथ है, जल्दी हम अपना काम करके निकल जाएंगे यहाँ से। बस अब हमें अपनी टीम में एक और शख्स की जरूरत होगी। ये सुनते बबलू कहता है, किसकी? सामने से जवाब आता है, अंजलि की, क्योंकि वो उसी बैंक में काम करती है। तो फिर क्या था, जल्दी से वेद अंजलि को सारी सच्चाई बता देता है और साथ ही वो अंजलि को वसुधा का वो बेसमेंट भी दिखाता है। वेद को अंजलि से बस इतनी मदद चाहिए कि अंजलि एक दिन जाकर वॉकी टॉकी और रिमोट के जरिए वेद को बैंक की पोजीशन बताए और फिर दूसरे दिन लॉकर की। ये रिमोट तभी सिग्नल देता है जब कोई इंसान ठीक एक जगह पर खड़ा हो, जैसे कि अंजलि ऊपर और वेद जमीन के नीचे सुरंग में, लेकिन ठीक एक ही जगह पर होना चाहिए, जिससे वेद को इस रॉबरी को अंजाम देने में बड़ी आसानी हो। तो अंजलि भी वेद का साथ देने के लिए मान जाती है और वेद को बैंक की लोकेशन बता देती है। लेकिन इससे पहले वो अगले दिन लॉकर की पोजीशन बताती, उस दौरान हमें एक वॉकी टॉकी को वसुधा के पास देखते हैं, जो कि इन लोगों की बातें सुन रही थी। मगर उसके पास ये वॉकी टॉकी कैसे आया? असल में दोस्तों, जैक अपना वॉकी टॉकी वसुधा के बेसमेंट में छोड़ आया था। तो वो जॉन को मिल गया और जिस गांव वाले को आखिरी बार वसुधा ने वेद और उसके दोस्तों के सामने मारा था, उसने मरने से पहले कह दिया था कि और भी लोग तुम्हारे इस काले राज के बारे में जानते हैं। तो वसुधा को लगा कि पक्का ये वेद के काम है, वो मेरी फैक्ट्री का सच सबके सामने लाना चाहता है। लेकिन यहाँ वसुधा को ये नहीं पता था कि वो बैंक रॉबरी कर रहे हैं। तो अब वसुधा जॉन से कहती है, आज रात सारे गांव वालों के लिए गांव के बाहर एक मूवी का शो चलाओ, जिसको देखने के लिए जमींदार, शिवाय, अंजलि, वेद और उनकी टीम को छोड़कर सभी गए होते हैं। तो तभी वसुधा अंजलि के पास पहुंच जाती है और बताती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। अंजलि भी डर की वजह से वेद और उसकी टीम का नाम ले लेती है। फिर दोस्तों, अंजलि के जरिए वॉकी टॉकी की मदद से पहले वो लक्ष्मण को बेसमेंट में बुलाती है और फिर बाकी सभी को। लास्ट में वसुधा लक्ष्मण को मजबूर करती है कि वो वेद को भी इसी तरह बेसमेंट में बुलाए, ये कहकर कि उसे कुछ नया मिला है। तो वॉकी टॉकी के जरिए लक्ष्मण वेद को कहता है कि भाई, मुझे कुछ नया मिला है बेसमेंट में, आजा। लेकिन साथ में वो धीरे से रश्मिका और समांता भी बोल देता है, मतलब वही खतरे वाला कोड, जिस चीज को वेद सुनने के बावजूद उस बेसमेंट में जाता है, जहां पहुंचते वसुधा के गुंडे बुरी तरह से इन सभी को मारते हैं। वसुधा वेद से कहती है, जो भी मेरे इस राज के बारे में जान गया और मेरे साथ नहीं आया,
उसे मैं सीधे मौत देती हूँ। वेद और उसके दोस्तों की हालत मार खा खा कर बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वसुधा इन सभी से पूछती है कि इन सब में तुम्हारे साथ और कौन कौन शामिल है बताओ। अब ये लोग कहते हैं कि कोई और नहीं है, मगर वसुधा को विश्वास नहीं होता। तभी वसुधा को पता चलता है कि जमींदार रात के वक्त गुड़ की फैक्ट्री में जाकर तहलका कर रहा है। तो ये सुनकर वसुधा सीधा फैक्ट्री जाती है। असल में जब वेद को बुलाते वक्त लक्ष्मण ने वार्निंग सिग्नल दिया था तो वेद समझ चुका था कि शायद सभी पकड़े जा चुके हैं, इसलिए उसने खुद आने से पहले जमींदार को कॉल करके ये कह दिया था कि गुड़ की फैक्ट्री में कुछ तो गड़बड़ है, जो वहाँ रात में भी लोग काम करते हैं। यही सही मौका है कि आप वहाँ पर जाइए और वसुधा से सवाल पूछकर अपनी सरपंच की उम्मीदें पेश कीजिए। बस दोस्तों, इसलिए वसुधा को यहाँ से जाना पड़ता है और वेद अपने साथ एक चाकू भी लाया था, जिससे वो खुद के साथ सभी को आजाद करवा देता है। वेद अब भी यहाँ से बिना पैसे लिए नहीं जाना चाहता, तो वो कहता है प्लान अभी भी वही है, हम पाइपलाइन के रास्ते बैंक के लॉकर रूम से पैसे निकालकर चुपचाप निकल जाएंगे। इधर जमींदार वसुधा से पूछता है कि इतनी रात तक तुम वर्कर से काम क्यों करवा रही हो, बताओ ऐसा क्या है इस गुड़ में। वसुधा कहती है जो भी यहाँ तक पहुंचा है उसने अपनी जान से हाथ धोया है। इतना कहने के बाद वसुधा के इशारे पर जमींदार को खूब धोया जाता है, मगर वसुधा उसको जान से नहीं मारती। यहाँ बैंक के सारे पैसे वेद लूट लेता है। तभी इन्हें शिवाय स्कूल की तरफ जाते हुए दिखता है, जिसे बेसमेंट के बारे में वेद ने कॉल करके बता दिया था। और वेद का प्लान ये था कि जब तक ये लोग यहाँ से भागेंगे तब तक शिवाय वसुधा को अरेस्ट कर लेगा। वेद अपने सभी दोस्तों से कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें इन सब में फंसाया तो मैं ही तुम्हें निकालूंगा। इतना कहकर वो सभी के साथ वैन में बैठकर जाने लगता है, पर तभी उसका रास्ता वसुधा और उसके आदमी रोक लेते हैं, क्योंकि जमींदार ने इन लोगों के भागने के बारे में वसुधा को बता दिया था, जो कि वेद ने पहले ही जमींदार को बता दिया था कि हम भाग जाएंगे। यहाँ फिर से सभी की अच्छी धुलाई होती है, मगर सही वक्त पे बबलू को अपना एक बॉम्ब मिल जाता है, तो वो सीधे उसे वसुधा की तरफ फेंक देता है और सभी भाग खड़े होते हैं। लेकिन वेद को पता था कि ये लोग पकड़े जा सकते हैं, तो वसुधा का भांडा वो सारे गांव वालों के सामने फोड़ने का प्लान बनाता है। वो सभी के साथ सीधे गांव के सामने पहुंच जाता है और उनको सब कुछ बता देता है, मगर गांव वाले उल्टा उसी पर हंसने लग जाते हैं, क्योंकि वसुधा के इस काले कारनामे में उनकी भी हिस्सेदारी है। दोस्तों, सभी उसी के लिए काम करते हैं। वसुधा ने सिर्फ उन्हीं को मारा और गायब करवाया जो उसके खिलाफ थे। इस दौरान वसुधा वहां पर आ जाती है और वो अब वेद के सभी साथियों को मारने का प्लान बना चुकी होती है। तो वेद अंजलि से पूछता है कि क्या तुम्हें भी इन सब के बारे में पता था। तो इस पर एक गांव वाला कहता है कि इसमें इतनी बुद्धि होती तो ये तुम्हारे नहीं हमारे साथ होती, इसे हमने शामिल ही नहीं किया अपने में। अंजलि ये बात सुनकर अपना आपा खो देती है और वेद से ड्रोन निकालने के लिए कहती है, जिसमें इन सब की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। लक्ष्मण ड्रोन उड़ाता है और वेद कहता है अगर तुम लोगों ने कोई भी होशियारी की तो मेरे एक बटन को दबाते ये वीडियो ऑनलाइन हो जाएगा और तुम्हारे बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। तो एक काम करो, ये पैसे मैंने बैंक से लूटे हैं, इसमें से आधा हमें दे दो और फिर हमको जाने दो, हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे कभी भी। तो वसुधा वेद की ये डील मानने को तैयार हो जाती है, मगर ठीक उसी वक्त ड्रोन की बैटरी डाउन हो जाती है और ड्रोन जमीन पर आकर गिर जाता है। मतलब कि वेद की किस्मत सच में अच्छी नहीं है। इस तरह वेद बुरी तरह फंस चुका होता है। तो वो वसुधा से रिक्वेस्ट करता है कि हमें छोड़ दो, साथ ही बैंक का सारा लूटा हुआ पैसा वो जॉन को दे देता है। इस पॉइंट पर वसुधा कहती है कि तुमने रॉबरी करने के लिए गलत गांव को चुन लिया। फिर वो जॉन से कहती है इन लोगों को अब मार ही डालो। इतना कहकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ शिवाय स्कूल में पहुंच गया था, जिसे वो सुरंग भी मिल गई थी और वो वसुधा का बेसमेंट भी देख लेता है। तभी यहाँ बबलू के हाथ में डिस्पोज हुआ बॉम्ब लग जाता है और ठीक इसी वक्त वेद को याद आता है कि वाटर टैंक से पाइपलाइन के सहारे गाँव से बाहर निकल सकते हैं, जो वाटर टैंक सामने ही होता है। तो बबलू डिस्पोज हुआ बॉम्ब सभी की तरफ फेंक देता है, जो कि ब्लास्ट नहीं करता और फिर वेद और उसके साथी जल्दी से भागकर वाटर टैंक की तरफ पहुंच जाते हैं, जिनका पीछा वसुधा के गुंडे और गांव के लोग भी करते हैं। वेद और उसके दोस्त जल्दी से वाटर टैंक पर चढ़ जाते हैं। वेद ने पैसे जॉन को पहले ही दे दिए थे, इसीलिए वो अपने दोस्तों को जान से बचा रहा होता है। सिर्फ सभी पाइपलाइन के सहारे सीधे गाँव के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जॉन और गाँव वालों को लगता है कि ये लोग स्कूल के रास्ते निकले होंगे, मगर वहां पहुंचते ही उन्हें इंस्पेक्टर शिवाय मिलता है, जो कि इन सभी को अरेस्ट कर लेता है। दूसरी तरफ वेद और बाकी सभी बाहर आ जाते हैं, जिन्हें कुछ मिला तो नहीं होता, लेकिन उनकी जान बच गई। वेद काफी निराश हो जाता है इस बात से। फिर अगली सुबह वो लक्ष्मण से कहता है कि तुम्हारे कैमरे में जो भी फैक्ट्री और गांव वगैरह की रॉ फुटेज है, उसका इस्तेमाल करके मैं कम से कम इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा करूंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि मैं फिल्म बना सकता हूँ। तो सब क्या ही करते, वो वेद की बात मानकर डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट कर देते हैं। अब शिवाय ने वसुधा को यहाँ अरेस्ट कर लिया था। जमींदार बन गया था सरपंच, क्योंकि अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए वेद ने धानपाली गांव और क्वाड की स्मगलिंग को एक्सपोज कर दिया था। इसके लिए वेद को अवार्ड भी मिलता है। जल्द ही एक प्रोड्यूसर वेद से मिलने के लिए आ जाता है, ताकि वो इस डॉक्यूमेंट्री को एक फिल्म के रूप में वेद से बनवा सके। और ये प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि जमींदार है। जमींदार वेद से कहता है कि तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री से मैं सरपंच बन गया, तुम इस डॉक्यूमेंट्री को फिल्म में बदल दो, जिससे शायद मैं एमएलए बन जाऊं। और फिर वो सभी को उसके लिए
चेक्स भी देता है। और वेद जो करना चाहता था उसने करके दिखा दिया। बेचारा चोरी करना चाहता था लेकिन सक्सेस उसको इस तरह से मिली। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, मजा आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।